कल की शानदार रिकवरी के बाद आज भारतीय बाजारों में तेज गिरावट के साथ शुरुआत के हैं संकेत और बड़े गैप से खुलने के बाद के एक्शन पर रहेगा हफ्ते के आखिरी दिन का फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और आज के एक्शन पर तो करेंगे फोकस और सर से बाजार की राय भी लेंगे। बट सर, आपकी टी शर्ट और कल शाम की एक्टिविटीज देखकर कुछ संकेत दे रहे हैं सर? जबरदस्त जो आप ये मैच देखकर आए। अरे मैच मजेदार था दीप, और एक्चुअली ये टी शर्ट तो कोइंसिडेंस हो गया। मुझे भी अभी आपने कहा तो पता चला कि हाँ मैंने येलो पहन लिया, हालांकि कल तो नहीं पहना था। लेकिन वाकई में आखिरी ओवर में और आखिरी बॉल तक अगर मैच चले तो उसका आनंद ही अलग है। और फिर वो स्टेडियम की एनर्जी, वाइब्रेशंस और जोश जुनून, उसकी बात अलग है। सो अगर आप देर रात तक जागें, इतना दूर मैच देखने जाएं और फिनिशिंग वैसी ना हो तो फिर मजा ही क्या। तो फिर हम ऐसे ही थोड़ी धोनी के फैन हैं। बिल्कुल, और धोनी का मैजिक देखकर लाइव देख के तो और बड़ा मजा आया होगा सर। बिल्कुल, कैप्टन कूल हैं और जब तक वो क्रीज पे हैं तब तक आप जानते हैं कि टीम उनकी हारी नहीं है। बिल्कुल। और गजब की फिनिश थी कल भी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, बहुत सारे जाते हैं, लेकिन कुछ लीजेंड्स हैं जो अपनी जगह जो बनाते हैं, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। चाहे वो गावस्कर और कपिल देव के ज़माने से लेकर सचिन और धोनी के ज़माने तक हो, तो उन्हें लाइव खेलते देखने का आनंद ही अलग है। वो एक्चुअली मैं बताऊँ दीप, वो बड़ी प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो यंगस्टर्स हैं, जिन लोगों को लगता है कि उम्र हो गई है, एनर्जी की कमी है। आप धोनी को खेलते हुए देखिए, आज भी कई सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं उनके मुकाबले में वो ज्यादा एक्टिव हैं, उससे ज्यादा। जो रनिंग बिटवीन द विकेट आप देखिए, दंग रह जाएंगे, कोई इतना तेज भी दौड़ता है। बिल्कुल, 40 साल की एज में, 40 प्लस है। तो बहुत मजा आया और अच्छा मैच था। हालांकि दोनों टीमें पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे हैं। कोशिश कर रही थी कौन हारेगा, बट इवेंचुअली धोनी ने जिता दिया। दोनों, हाँ, चेन्नई ने भी कम कोशिश नहीं की मैच को रोमांचक बनाने की पूरी तरह से। जितने कैच ड्रॉप किए और उसके बाद डॉट बॉल्स और विकेट्स। टेस्ट मैच में भी इतनी नहीं डॉट बॉल्स आजकल चलती। बिल्कुल, लेकिन ठीक है, एंड ऑफ द डे चलिए अच्छी फिनिश देखकर आए। बहुत ही ये इसी के लिए आप जाते हैं, बेसिकली इसी के लिए आप जाते हैं। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों को कि जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, कई बार से चेन्नई के लिए कहा जाता है कि ये डैड्स आर्मी है। बिल्कुल, सब बुजुर्ग लोग हैं। हाँ। लेकिन बुजुर्गों ने भी अपनी जवानी के दिनों में तो कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उनका रेस्पेक्ट है। तो प्लीज़ कभी हम भी रिटायर हो जाएं, कभी हम भी बुजुर्ग हो जाएं, तो प्यार बनाए रखेगा। ऐसा ना हो कि लोग भूल जाएं कि ठीक है, आया था गया था चला गया। तो फोटो देखकर तो लग नहीं रहा था आप तो और यंग दिख रहे थे। ना वो तो खैर ठीक है, वो आज की बात है। किसी कभी न कभी तो नेचुरली सबका वक्त आता है, बट वो बना रहे बस। चलिए, तो मज़ेदार मैच रहा, मज़ेदार फिनिश रही। और आइए इसी एनर्जी से आज के शो की करते हैं शुरुआत। बताएं सर, आज के लिए कुछ जो है ट्रिगर्स हैं वो क्या? ट्रिगर्स अमेरिकी अच्छा हुआ आपने ये पहले बात कर ली। नहीं तो ट्रिगर देखने के बाद तो मूड नहीं बनता, शायद मैच की बात करने में मजा ही नहीं आता। चलिए, तो ट्रिगर्स अमेरिका में से आते हुए दिख रहे हैं। खराब है, खराब नहीं, काफ़ी खराब है। जो हमने सोचा था उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा खराब है। और उतने ही खराब ट्रिगर्स आपको SGX निफ्टी और एशियाई बाजारों से भी मिलेंगे। तेज गिरावट के साथ वहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। नतीजों में अभी तक एक भी ऐसा नतीजा नहीं आया है जो चेहरे पर 2 इंच की मुस्कान ले आए। बिल्कुल, हर एक मतलब अब तो ये हो गया कि अगर इनलाइन नतीजे आ जाए वही मेहरबानी है, कमजोर ना आए। और आज एक बड़ी बैठक तैयारी है PM मोदी और PM बोरिस जॉनसन के बीच में। बड़े एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में बात करने की आज ब्रिटेन और भारत के बीच में आज चर्चाएं होंगी। तो ये एक बड़ा ट्रिगर। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे बड़े ट्रिगर्स हैं। बट एक बार जरा ये जो मूड माहौल बिगड़ा है और पूरा ग्लोबल फैक्टर्स की तरफ से, क्योंकि हम तो डेज हाई के करीब कल बंद हुए थे, इसके बारे में बताएं। जो ये फेड चेयरमैन के बयान आए, आधे % से दरें बढ़ाएंगे मई में, इन्फ्लेशन को काबू में लाना है, प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसा नया तो सर कुछ नहीं कहा। ये तो बाजार में 2-3 महीनों से बात चल ही रही है। तो फिर कल इस बयान पे क्यों हमने रिएक्ट किया? कल यही सरप्राइजिंग या शॉकिंग था कि जिस वजह से गिरे वो वजह कुछ भी नहीं है कि ब्याज दरें बढ़नी है। मई में 0.5% ब्याज दरें बढ़ेंगी। लगभग पूरा मार्केट ये मानकर चल रहा है। नहीं बढ़ेंगी, वो 0% एक्सपेक्टेशन है। 1/4% बढ़ेंगी, 0.5% नहीं बढ़ेगी। ये छोटी सी एक्सपेक्टेशन है 10-15% लोगों की। 95% लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ब्याज दरें 0.5% ही बढ़ेगी।
फेड अपनी बैलेंस शीट भी छोटी कर सकता है, यानी कि जो पैसा उन्होंने सिस्टम में डाल रखा है, नकदी डाल रखी है, धीमे धीमे उसे निकालने की जो कोशिश है वो बढ़ा सकता है, ये भी पता है। तो फिर कल ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गिरे? कल जो हुआ उसकी एक ही वजह है जो मेरी समझ में आई है, वो ये कि कल अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन फेड चेयरमैन के बयान पर था। अब तक मार्केट अपना अंदाज लगाता है, करेक्ट। अब तक कोई और फेड का अधिकारी, कोई फेड का अलग मेंबर वो बोलता है, उसके बेसिस पे अंदाज लगाता है कि इस राज्य के गवर्नर ने बोल दिया, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया। लेकिन जब फेड चेयरमैन खुद बोले तो उनके बोलने की भी मार्केट को वैल्यू तो करनी है ना वो भाई। तो है, बिल्कुल। सो गिरने के लिए जो बहाना चाहिए था उसके लिए जिम्मेदार हमने फेड चेयरमैन को ठहरा दिया कि आपने बोला इसलिए गिरे, बाकी हमको ये सब पता था। सो कल के सेशन में फेड चेयरमैन ने जो कहा वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस फेड चेयरमैन के बयान पर बाजार का रिएक्शन है, जो जनरली हम ये मानकर चल रहे थे। कल सुबह ये डिस्कस भी हो रहा था, यही मार्केट की खूबी है। कल हम ये सोच रहे थे कि ये सारी चीजें हमें पता है, अब नया ट्रिगर कोई और चाहिए बाजार के लिए। अब ये नए नहीं पुराने पे ही गिर गए। यही तो चीजें हमें सिखाती है। बिल्कुल। कल लग रहा था किसी नए ट्रिगर पे गिरेंगे, हालांकि अब भी हम रेंज बाउंड है। ऐसा नहीं कि कोई अमेरिकी बाजार है, हमारे बाजार रेंज के नीचे तोड़कर गिरे हैं या रेंज के पार निकलने की भी जल्दी है। सो दूसरा पॉइंट जो था कल का कि इस रेंज के बीच बाजार वोलेटाइल रह सकते हैं काफी समय तक। भले रेंज को ना तोड़े, लेकिन रेंज में कभी ऊपर कभी नीचे, और वो ट्रेंड एकदम साफ दिख रहा है। तो अमेरिकी बाजारों में क्लियर कट ट्रेंड का अंदाजा लगाना, ये सोचना कि आप बड़ी तेजी में, यही होने वाला है दीप, और यही सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है। जैसे आप तेजी में आते हो अचानक से झटका लगता है, जैसे आपको लगता है कि आप बहुत जोर से जाने की तैयारी है नीचे और मार्केट तेजी से रिकवर होता है। आप देखिए ना 18,114 से 16,825, 17,825, हाँ 16,825 मुश्किल से 7 दिन लगे जी वापस रिकवर करने में। 3 दिन 50% से ज्यादा की रिकवरी। तो यही चलेगा। अब इसके बीच में मुश्किल काम है, ट्रेडर्स को परेशानी होगी है। ऐसा ही है मार्केट, क्या कर सकते हैं, हमारी इच्छा से चले ऐसा तो हो नहीं सकता। तो थोड़े वोलेटाइल रहेंगे, ओवरनाइट रिस्क रखना। और कल जो हम 3:20 पर बात कर रहे थे कि आप या तो 200 पॉइंट नीचे का पुट खरीद के जाइए, 200 पॉइंट ऊपर की कॉल खरीद के जाइए। 200 पॉइंट से ज्यादा का मुंह नहीं दिख रहा है, ये इसी दिन के लिए काम है। ये जो हेज आप बोलते हैं ना, वो कल मुझे तो नहीं पता था 200 पॉइंट नीचे गिरा होता। मैं बोलता भी कि अपनी लॉन्ग पोजीशन मेंटेन मत करो, लेकिन हेज करके चलो। हेज करने का रीजन यही होता है कि 200 पॉइंट तक की कमजोरी हमको पता है हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा की कमजोरी हम न तो अंदाज लगा सकते हैं और न ही हम उसको रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए आपको ऑप्शन से हेज करनी जरूरी है अपनी पोजीशन, चाहे वो आपकी पोजीशन निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, या फिर आपकी पोजीशन स्टॉक्स में हो। हेजिंग कैसे करनी है वो अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन हेजिंग करनी इसलिए जरूरी होती है कि कभी कुछ चीज ऐसी आउट ऑफ सिलेबस हो जो कभी भी हो सकती है, और आजकल तो ज्यादा हो रही है दोनों ही तरफ, तेजी या मंदी की तरफ। इसलिए ये तैयारी आपकी रखनी जरूरी है। तो अगर समझो अगर कल आप पुट लेके गए, फॉर एग्जाम्पल 17,200 का पुट है, तो आपको रात को डाउ देखने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। सुबह एसजीएक्स देख के भी बहुत ज्यादा डर नहीं लगेगा करेक्ट कि मैं तो हेज दूं, ठीक है। अब हेजिंग और एक ट्रेडिंग पोजीशन में बड़ा फर्क है जी। हेजिंग में आप लॉस कम करते हैं, लिमिटेड करते हैं जी। पैसा बनाने के लिए हेजिंग नहीं होती, पैसा तो आपकी पोजीशन से बनता है करेक्ट। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है और हेजिंग करेगी तो आपका पैसा बनेगा, क्योंकि आपका डायरेक्शन सही गया है। आपकी लॉन्ग पोजीशन है, आपने हेजिंग करेगी तो आपका लॉस मिनिमम होगा डायरेक्ट। अगर आपने 17,200 का पुट खरीदा तो समझो आपके पास 17,400 के लेवल का आपने एक फ्यूचर खरीद रखा है निफ्टी का, और उसके बाद आपने 17,200 का पुट खरीद लिया उसको हेज करने के लिए। सो 200 पॉइंट तो आपको गए फ्यूचर्स में, लेकिन उस 200 पॉइंट में 100-125 पॉइंट की रिकवरी आपकी पुट के दाम बढ़ने की वजह से हो सकती है। अगर आप 200 नीचे खुलते हैं तो आपका नुकसान 50-75 पॉइंट का होगा, जो कि मैनेजेबल है करेक्ट। सो ये हेजिंग का मतलब कभी ये मत सोचिए कि मैंने अगर हेजिंग के हिसाब से ऑप्शन खरीदा तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। फिर तो आप एट द मनी वाला खरीदो, और एट द मनी वाला अगर आपको हेज करना है तो फिर पोजीशन बनानी क्यों करेक्ट, फिर तो करें ही मैं। सो दोनों में फर्क भी समझना जरूरी है। हेजिंग आपके नुकसान को लिमिटेड करता है या बड़े नुकसान को होने से बचाता है। कि समझो 17,000 खुलता जी, तो आपका नुकसान फिर 150 पॉइंट 200 पॉइंट से ज्यादा करनी है। तो ये चीज समझनी जरूरी कि हेजिंग का मतलब क्या निकाला जाए और कैसे निकाला जाए। बिल्कुल, तो हेजिंग करके गए तो आप ठीक रहेंगे, बट आज गैप डाउन के लिए तो आप तैयार हो ही रहे हैं। सर गैप डाउन भी आने वाला है, थोड़ा बाजार के लेवल्स की भी आपसे बात करनी है, बट एक आने वाले दिनों के लिए एक व्यू लेना चाहूँगा, क्योंकि अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, उस लिहाज से क्या नज़र रखनी है बाजार पर?
देखिए दीप, पहली चीज तो है कि कल की वीकली एक्सपायरी भी किसी भी लिहाज से मंथली से कम नहीं थी। जिस तरह की पोजीशन थी, सवा करोड़ शेयरों की पोजीशन खड़ी है 17,300 के पुट पे, 17,400 के कॉल्स पर। सो पोजीशन तो वीकली में भी मंथली से ज्यादा बन रही है। अब रहा सवाल इस सीरीज का, तो अब जब हम मंथली सीरीज में जा रहे हैं तो एक चीज क्लियर है, मंथली सीरीज में पार्टिसिपेशन थोड़ा ज्यादा होता है, खाली रिटेल का नहीं होता, ये पार्टिसिपेशन आपका इंस्टीट्यूशन का भी ज्यादा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मंथली सीरीज में जाते वक्त आप उतने हल्के नहीं जितने 2 दिन से थे, क्योंकि आप पुट कॉल रेशियो पर 1.14 पर है, 1.14 पर निफ्टी के पुट कॉल रेशियो में, जो कि ओवरबॉट तो कहीं नहीं है लेकिन ओवरसोल्ड भी नहीं है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.85 है, ओवरबॉट तो नहीं है लेकिन ओवरसोल्ड भी नहीं है। सो आप न्यूट्रल होकर जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि मतलब अब आज आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा। करेक्ट, वो हो गया कल 17,400 आपका शॉर्ट कवरिंग का बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसमें। अब आज आपको ये देखना है कि एफआई ने थोड़ा सा जो मूड अपना बदला तो नहीं कहूंगा, ठीक किया कि बहुत बेच रहे थे दबाकर, तो बेचना कम किया कैश मार्केट में, और एफएनओ में लगातार जो खरीद रहे हैं 3 दिनों से वो खरीदना शुरू किया। सो और पिछले 2 दिनों से तो स्टॉक फ्यूचर्स ज्यादा खरीद रहे हैं, स्टॉक्स में अपने शॉर्ट काट रहे हैं, थोड़े लॉन्ग कर रहे हैं। सो आज सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि बदले हुए मूड माहौल के साथ, जो आज सुबह सुबह आपको 200 नीचे दिख रहा है, एफआईज फिर से बेचना 2 दिन के बाद थोड़ा सा हाथ रोकने के बाद फिर से धोना शुरू करते हैं। सच में धुलाई हो रही है। या फिर नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमें लेना है, ये बड़ा की पॉइंट है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग नहीं करनी है अभी उन्हें, शॉर्ट कवरिंग की जगह ज्यादा है नहीं। सो फ्रेश बाइंग आई है, फ्रेश बाइंग चाहिए आज मार्केट को टिकने के लिए। तो आज लिटमस टेस्ट है, वीकेंड सेशन है, और ये पूरा हफ्ता जैसा गया है, इस पूरे हफ्ते में कॉन्फिडेंस की तो कमी दोनों ही तरफ है। एब्सोल्युटली, तेजी करने वालों में जितना कम कॉन्फिडेंस है, मंदी वालों में भी उतना, थोड़ा सा 60% मंदी है वालों में थोड़ा सा ज्यादा है, तेजी वाले 40% पे है। करेक्ट, हो सकता है परसेंटेज आप अपने हिसाब से 5-10 कम ज्यादा कर लो, लेकिन यह है कि कॉन्फिडेंस की कमी दोनों में ही है कि 100-150 ऊपर नीचे खुले तो सबको ये लगता है कि कल क्या खुलेगा वो पता नहीं। सो इस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा सा डेटा के लिहाज से मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं, तो हम फ्रेश बाइंग सेलिंग पर ही डिपेंडेंट है। डेटा के लिहाज से एकदम न्यूट्रल जा रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। ओके, तो न्यूट्रल है डेटा के लिहाज से। मंथली एक्सपायरी शुरू हो रही है, इस पर भी करेंगे चर्चा। सर आज का फिर सेटअप बताएं, क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ज़्यादा तो खराब दिख रहा है जी, लेकिन खराब भी उतना ज़्यादा नहीं है जितना 200 पॉइंट नीचे दिख रहा है इस जगह, क्योंकि खराब एक ही चीज़ है आज के सेशन में, और वो है ग्लोबल। इसके अलावा दीप सारे न्यूट्रल है संकेत, और एक ही संकेत पॉजिटिव है, वो DIs की खरीदारी। एफआईस के संकेत मैंने न्यूट्रल रखे, यही बता दूं क्यों। कल खरीदारी का आंकड़ा हाल ही के दिनों का, माफ कीजिएगा, बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट का अब तक का सबसे छोटा आंकड़ा है, 714 करोड़ का। सामने 1385 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं एफआईज ने। सो नेट स्टॉक्स में 800 करोड़ के 700 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई, 700 करोड़ की खरीदारी हुई, छोटी नहीं है। इंडेक्स में पिछले 2-3 दिनों से एफआईज की तरफ से बिकवाली नहीं हो रही, लेकिन बड़ी खरीदारी भी नहीं हो रही। इंडेक्स फ्यूचर्स में सिर्फ 60 करोड़ की खरीदारी हुई, और पिछले 2 दिनों से ऐसा हो गया कि एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 50% पर अटकी हुई है, न घटती है न बढ़ती है। सो एफआईज लगता है इस लेवल पर कंफर्टेबल है, न उन्हें 50% से लॉन्ग पोजीशन को नीचे ले जाना है और नहीं काट कर वापस ऊपर लाना है। सो आई थिंक बड़ी बदलाव जो एफआईज की लॉन्ग पोजीशन में होगी वो नई सीरीज में होगी इस गुरुवार को, जब हम मंथली एक्सपायरी देखेंगे। और उसकी वजह एक और ये भी है दीप कि हम मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं, और आमतौर पर हेजिंग के लिहाज से देखिए, जो पोजीशन ऑप्शंस में एफआईज की होती है वो हेजिंग के लिहाज से ज्यादा होती है बजाय डायरेक्शन कॉल के। जो ट्रेडर्स की होती है वो ट्रेड करने के लिहाज से, उनको क्या हेज करना, किसके पास इतना क्या स्टॉक है कि जिसको वो या इंडेक्स के सामने जाके हेज करेंगे, तो ट्रेडर्स तो माफ कीजिएगा उस हिसाब से हेज करते हैं। सो मेरे ख्याल से इस सीरीज, जो मंथली सीरीज जब खत्म होगी उसके बाद एफआईज का लॉन्ग पोजीशन अगले सीरीज के लिए कैसा रोल ओवर होता है वो डायरेक्शन देगा। तब तक आप 7-8% और एफआईज इंडेक्स लॉन्ग घट सकता है, 40-42 आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे नीचे नहीं जाएगा। इधर बढ़कर 60-62% तक आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सो एफआईज 2 दिनों से अपनी 50% पे इंडेक्स लॉन्ग मेंटेन कर रहे हैं, और इसलिए एफआईज के संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। नेट आप डेटा में देखेंगे तो आपको लगेगा खरीदारी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, लेकिन खरीदारी में भी क्वालिटी देखी जाती है। क्वालिटी स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिहाज से नहीं है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है इसलिए। और बाकी डेटा हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल है, और वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल है।
ठीक है, तो ज़्यादातर संकेत न्यूट्रल ही हैं, DIS का सपोर्ट है, पर ग्लोबल संकेत आज नेगेटिव है। लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं? 17,225, 17,275 तुरंत सपोर्ट जोन है, शायद इस रेंज में शुरुआत होनी चाहिए। और अगर इसके नीचे खुले तो 17,075, 17,175 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और वहां से हम देखेंगे क्या कुछ होता है। अदरवाइज तो फिर वही दीप जो है ना 2 दिन पुराना जो लेवल है 16,825, 16,950 या 16,975 दिन ले, तो 17,000 के नीचे जाने पर फ्रेश समस्या है। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 17,000 के नीचे आज आप न जाए, कितना भी गैप से खुले तभी 200 पॉइंट, क्योंकि आपको कुशन मिल गया, 400 पॉइंट का कुशन है। अगर ये आप 17,215 की जो 17,215 का कल का लो है, अगर वहां बंद होते हैं तो आपके लिए 17,000 तोड़ने की रिस्क बढ़ जाती है, और वो मनोवैज्ञानिक स्तर है, 17,000 के नीचे ट्रेड करते हैं ऐसा मंदी वाला फील आने लगता है। 17,000 के ऊपर है तो इतना बुरा फील नहीं आता। एग्जैक्टली हाँ, जैसे पहले 18,000 के ऊपर ऐसी फील आती कि तेजी 18,000 के नीचे आते हैं ऐसा लगा हो 18,000 क्या हो गया। अब ये 17,000 वाले में लेवल में तो आज लगता है हम वो होल्ड कर लेंगे। तो 17,075, 17,175 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हायर जोन मैंने आज एक ही दिया है, क्योंकि इसके ऊपर की दिख नहीं रही। 17,375 जिसके आसपास कल हम बंद हुए 17,392 पे, 17,375, 17,475 ऊपर की रेंज है आज के लिए निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी। पहले सपोर्ट है 36,325, 36,450 का। वैसे एक लेवल सपोर्ट लेवल 36,600, 36,725 भी आता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 36,600, 725 की रेंज में खुलेगा या इससे नीचे खुलेगा। सो अगर नीचे खुलेगा तो ये रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के लिहाज से। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है 36,325, 36,450। इसके नीचे गए तो जो इस हफ्ते हमने लोज बनाए थे वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा, जो है 35,925, 36,125। ये रेंज 200 पॉइंट की स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर कितना जा सकते हैं जी? 36,725, 36,800 ये ऊपरी रेंज है पहली। इसके पार निकले तो 36,900, 37,125 ये सप्लाई जोन है। सो कल भी हम बात कर रहे थे 36,000 के नीचे बंद नहीं होना है, 37,000 के ऊपर बंद नहीं होना है। इसी रेंज में टाइम पास होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। वही होते हुए दिख रहा है हमें। ठीक है सर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस? सपोर्ट लेवल हम बंद हुए दीप 17,392 पे, 17,325, 17,275, 17,225, 175, 125, 17,075 और 17,000 तक के लेवल्स मैंने दिए हैं यहाँ पर निफ्टी पर सपोर्ट के लिहाज से। ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, 325 से शुरू की है। हायर लेवल पे मैंने 17,375 ही पहला लिख लिया। हम 17,392 पे बंद हुए, चूंकि 200 पॉइंट गैप से खुल रहे हैं इसलिए मैंने हायर लेवल 17,375, 400, 450, 475 और 525। इससे ज़्यादा की अपसाइड अभी फिलहाल दिख नहीं रही। और कल आपको याद होगा, कल दोपहर में भी हम बात कर रहे थे कि ये बढ़ सकता है, लेकिन 450 से 525 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। 415 का कल हमने हाई बनाया है। सो 450 के सप्लाई जोन से एकदम जोर से करेक्ट हो रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है। क्या आप 50-75 पॉइंट के लिए रुक कर उस सप्लाई जोन में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं? कल के मार्केट को देख के लगता था हाँ ऐसा करना चाहिए, लेकिन अचानक से आपको गैप मिलता है तो फिर देखना अरे ये तो कल अच्छा जगह था बेचने का। लेकिन वो डिसीजन लेना आसान काम नहीं है। आपको डिसीजन, अब 200 पॉइंट आपको डाउ ऊपर दिखे फ्यूचर्स पे, बिल्कुल मार्केट डे हाई पर बंद हो रहा हो, गर्मी एकदम, ब्रॉडर मार्केट में तेजी है, तो कौन सोच सकता है इतना गैप से खुल सकता है नीचे। तो ये रिस्क मार्केट की, यही तो चीजें हैं जो हमको सिखाती है, आपसे, हमसे और हम सब लोगों को मिला के, सब लोगों को मिला के भी अकेला मार्केट हम सब बहुत बड़ा है। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली। तो चलिए ये निफ्टी के हायर लेवल। अब बैंक निफ्टी के लेवल थोड़े लेवल्स ज्यादा है जी, प्लीज बेयर विद मी। नो लेवल से निकल कर आए, क्या करेंगे। हाँ, अब रेंज बाउंड मार्केट में लेवल ज्यादा आ रहे हैं, नजदीक के आ रहे हैं। 36,815 पर आप बंद हुए। पहला लेवल है 36,725, 36,625, 525। ये तीन तो छोटे लेवल है। इसके नीचे मीडियम लेवल देता हूँ, वो है 36,450, 36,400 और 36,325। फिर बड़े लेवल जो आएंगे वो 36,125, 36,025 और 35,925। तीन लेवल आपके तीनों तरफ के नोट करके चल लीजिए। ठीक है सर। हायर लेवल में कुछ ज़्यादा आ नहीं रहे लेकिन फिर भी मैंने दिए। चलो, एक्चुअली 36,900, 36,950 के ऊपर का लेवल आ नहीं रहा डेटा से भी और रेंज से भी। फिर भी ऊपर के लेवल, अगर ईश्वर प्रसन्न हो जाए आप पर, 37,125, 37,250, 37,350, ये तीन लेवल ऊपर के। ठीक है सर। बाय द वे कल 36,800 तक के हमारे टारगेट आ गए थे। 17,400 के बैंक निफ्टी के भी टारगेट तो आए, पहुंचा तो सही कम से कम वहां तक। एब्सोल्युटली पहुंचा तो है। ये आपके लिए बड़े लेवल्स थी। ठीक है सर, सारे लेवल्स आपके सामने आ गए और कल के एक्शन के बाद आज थोड़ा गैप डाउन आएगा, देखते हैं वहां से कैसे संभलेंगे।
पीसीआर तो सर हमने समझा कि ये काफी बढ़कर आ गया, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन चेंज नहीं होती हुई दिख रही है सर। हाँ, ये कम 2 दिनों से वहीं अटकी पड़ी है। एक्चुअली इंडेक्स में बहुत ज्यादा एफआईएस की तरफ से खरीदारी बिक वाली हो भी नहीं हो रही है, ये है। और विक्स 4% कटकटा है, ठीक है, ठीक है। स्टॉप लॉसेस थोड़े ट्रिकी हैं दीप जी। कल भी मैंने छोटे स्टॉप लॉस देना प्रीफर किया था, आज भी छोटे देना प्रीफर कर रहा हूँ, अगर इसे आप छोटा समझते हैं तो। 17,175 इंट्राडे लेवल पर आपका स्टॉप लॉस है। कल का लो है आपका 17,215 का, तो आप चाहें तो 17,200 भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि 17,200 के आसपास आप खुलने की तैयारी कर रहे हैं, 17,175 कर सकते हैं। अगर आपको और नीचे लगाना है 17,050 लगाइए, 17,125 लगाइए, कहाँ लगाना है वो आपके ऊपर है। 17,175 मेरे हिसाब से इंट्राडे ठीक है। क्लोजिंग अगर आपकी 17,125 के नीचे होती है तो थैंक यू वेरी मच कर दीजिए, क्योंकि परसों जो आपको क्लोजिंग मिली थी वो 17,136 की मिली थी इस फॉल में, जो 16,825 भी आपने देखा, लेकिन आप बंद 17,125 के नीचे नहीं हुए। सो क्लोजिंग बेसिस पे तो स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है आज, 17,125 का रखना है। ओके। और फिर भी जिनको डीप रखना है वो 17,000 का रखें, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे हिसाब से ये लेवल है। बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस क्रिस्टल क्लियर है 36,300 इंट्राडे क्लोजिंग। इंट्राडे में आप 35,900 रख सकते हैं, लेकिन क्यों और 400 पॉइंट क्यों, यही 500 नीचे है। करेक्ट। जिनको और छोटा रखना है 36,500 रखो, लेकिन बैंक निफ्टी में निकल के ये लेवल आ। क्लोजिंग तो एकदम परफेक्ट है, क्लोजिंग स्टॉप लॉस निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन पे एकदम परफेक्ट है। इंट्राडे में आप अपना जजमेंट ले सकते हैं, मैं 100% ये नहीं बोलता ये सही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अपने हिसाब से, बट क्लोजिंग तो आपको 36,300 और 17,125 ही रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। शॉर्ट साइड पे भी स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, यहाँ पे दोनों ही क्लियर है, इंट्राडे और क्लोजिंग। 17,425 कल के हाई के ऊपर, ओके, इंट्राडे क्लियर है। बैंक निफ्टी कल के हाई के ऊपर 37,050, कल हम आप 36,900 के आसपास पहुंचे थे, 913 उसके ऊपर क्लियर कट, यहाँ पे कोई शक शुबा नहीं। ठीक है, नई पोजीशंस क्या करना है सर? बेचिए निफ्टी 17,425 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर बहुत गैप ना मिले तो 17,275, 225 दो छोटे टारगेट, 175, 125 मीडियम टारगेट, 17,075, 17,000 फाइनल टारगेट बेचने के लिए। खरीदने की राय, अब आप खरीदना कहाँ चाहते हो वो देखना है। 17,225 से मूड बनाएं जिसके नीचे खुलने की तैयारी है। 17,175 आता है, फिर 17,125 आता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें 17,125, 17,175 की रेंज में, ठीक है। और नीचे मिले 17,075 पे भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लगाइएगा 17,000 का, ठीक है, या 16,975 लगा लें, जो ठीक लगे आपको, 25 पॉइंट अपना दिमाग लगा लें। 275, 325, 350 तीन छोटे टारगेट हैं, 375, 400 मीडियम टारगेट और 450 बहुत हो गया तो बड़ा टारगेट। ये आपके लिए बिकवाली की राय, अंडरस्टूड, सॉरी खरीदारी की राय। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक ही रेट, एक हाँ। बैंक निफ्टी बताएं। बैंक निफ्टी में दो है, एग्रेसिव ट्रेडर के लिए भी अलग है। बैंक निफ्टी में बेचना है आपको, बैंक निफ्टी 37,050 का स्टॉप लॉस लगाकर कल के हाई के थोड़ा ऊपर, 36,625, 36,525 दो छोटे टारगेट, 450, 400 और 325 मीडियम टारगेट है, 36,125, 36,025 और 35,925 फाइनल और बड़े टारगेट। ये बैंक निफ्टी के लिए क्रिस्टल क्लियर है। अब आइए खरीदना है, आप खरीदना चाहते हैं तो जो खरीदने की रेंज है, जो मंगल और बुध की, हाँ, जो लोज है वो सबसे बढ़िया जगह है 35,925 से 36,125। इस रेंज में 200 पॉइंट की रेंज में 100% खरीदना चाहिए। आए तो यहाँ पे जरूर खरीदिए और स्टॉप लॉस लगाइए छोटा सा 35,850 का, लेकिन स्ट्रिक्ट। 36,300, 350, 400 ये तीन छोटे टारगेट है, 450, 500, 603 मीडियम टारगेट और 725 का फाइनल टारगेट। टारगेट 7 दिख रहे हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, नजदीक के टारगेट है। अगर आप नीचे खरीदते हैं 36,000 के आसपास हो। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी में अलग से एक स्ट्रेटेजी है, और वो ये है कि आपको 36,325 से 36,450 की रेंज में खरीदना है। आप 525 तक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बहुत रिस्क नहीं लेना चाहता, नहीं तो 525 में मैं 9:08 पे बताऊंगा अगर वहां खुलता है तो क्या करना चाहिए। बेसिकली 525 से आपको खरीदने का मूड बनाना है, 450 से 325 अच्छी रेंज है जहां पर आप खरीद सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 36,250 का। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, काट दीजिए, गया जो गया, इसके बाद मत, क्योंकि उसके बाद आपका 36,125 से लेकर 35,925 तक का रास्ता खुलता है और वो रिस्की जोन आता है। तो वो भले ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन आपको डिसिप्लिन रखना है, क्योंकि आप उतना लंबा लॉस नहीं करें इंट्राडे में। सो ये आपके लिए 36,250 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेगा 36,500, 600, 650 तीन छोटे टारगेट है, 725, 800, 900 मीडियम टारगेट है, 950 का फाइनल टारगेट। 37,000 के ऊपर का लेवल देख नहीं रहे।
ठीक है सर, अंडरस्टूड। सारे लेवल्स आपके सामने। बैंक निफ्टी में अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए एक बाइंग का भी मौका मिलेगा, अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी की बाकी स्ट्रैटेजीज आपके सामने है। टाटा पावर बैन में बना था, अब बाहर आ गया है, तो आज के लिए बैन में कोई भी काउंटर नहीं है, एक भी स्टॉक नहीं है। टाटा पावर आखिरी काउंटर जो था बैन में वो भी बाहर आ चुका है। सर फंड्स की तो बात कर ली, कोई इंपॉर्टेंट लेवल जो बताना चाहेंगे? हाँ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो दीप 17,000 का, जो यहाँ से 400 पॉइंट दूर है, लेकिन जैसे गैप से खुलेगा फिर ज़्यादा दूर नहीं दिखेगा, 200 पॉइंट। तो नीचे 17,000, ऊपर 17,500, ये वीक मंथली एक्सपायरी के लिहाज से लेवल दिख रहा है। सो ये बड़े दो पिलर दिख रहे हैं आपको। 17,000 के पुट पर 42 लाख शेयर हैं, 17,500 के कॉल्स पर 45 लाख शेयर हैं, तो इधर ही टाइम पास होना है। इंटरेस्टिंग चीज है कि 17,200 और 17,300 के पुट पर भी 32 लाख शेयर है। तो 17,300 का पुट राइटर तो आज रिस्क पे सुबह आ गया, 17,200 का पुट राइटर भी रिस्क पे आने की तैयारी में है। प्रीमियम आपकी घटेगी, वैसे घटकर 9 पॉइंट ही रहेगी, कोई ज़्यादा तो है नहीं प्रीमियम, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में आप जा रहे हैं, तो ठीक है। तो ये थोड़ा सा आज लॉन्ग अनवाइंडिंग का खतरा है। जहां आप खुलेंगे वहां से भी अगर 17,200 के नीचे खुलते हैं, मेरे हिसाब से 17,200 के नीचे नहीं खुलने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप 17,190 देख रहे हैं इस वक्त एक्सचेंज निफ्टी में, 10-15 पॉइंट की प्रीमियम आप निकाल दें तो 17,175 के आसपास आप खुलते हैं, तो इतना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मेरे ख्याल से 17,200 225 की रेंज में खुले तो वो बेटर है। लेकिन अगर 17,200 के नीचे जाते हैं दीप, तो थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है। करीबन ये समझ लीजिए आप 1 करोड़ 10 लाख शेयर आपके पुट राइटर्स 17,200 के नीचे रिस्क पर आ जाते हैं, जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है। वाह, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग का खतरा तो बनता है, और स्पेशली अगर कल लोगों ने लॉन्ग किए तो उनके लिए रिस्क है। बैंक निफ्टी 36,500, हालांकि बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात यह कि बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है। 36,500 पर 15 लाख शेयर पुट में है, 36,500 के कॉल्स में 12 लाख शेयर। तो मेरे ख्याल से आप 36,400 36,600 की रेंज में आज टाइम पास करेंगे बैंक निफ्टी में पहले, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या होना है। तो उस रेंज में खुल के आप थोड़ा सा वक्त बिताएंगे। तो बैंक निफ्टी में पोजीशन चूंकि कम है, तो ज़्यादा रिस्क और दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए अग्रेसिव बाय कॉल भी यहाँ पर बन सकती है। क्लियर है सर। चलिए, तो ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, आज की स्ट्रैटेजी देखते हैं। गैप डाउन, आज सरप्राइज गैप डाउन आने वाले हैं, उसके बाद बाजार आपको कैसे संभलते हुए दिखेंगे। आइए बताएं आपको खबरों वाले शेयर्स और आज के ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कुशल और आशीष के साथ। कुशल, मॉर्निंग, बताएं क्या है आज की ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स। मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले कैश सेगमेंट से आज कुछ नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें आदित्य बिरला मनी, हिंदुस्तान जिंक, सुंदरम फास्टनर, एमएमटीसी, टाटा मेटालिक्स जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। साथ ही आरबीआई की जो एमपीसी बैठक हुई थी, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी जारी होते हुए दिखेंगे। और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब आज पीएम मोदी से मिलते हुए दिखेंगे। गेल के बाईबैक जो इन्होंने अनाउंस किया था करीब 1100 करोड़ रुपए का, उसकी रिकॉर्ड डेट है आज, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। और कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स, जिसमें सबसे पहले निफ्टी से HCL टेक अपने नंबर्स जिसने डिक्लेयर किए थे, एज पर एस्टिमेट्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें डॉलर है लगभग आधे % बढ़ती हुई दिखी है। हमारा अनुमान जो है करीबन 1.2% बढ़ने का था। मार्जिन्स के लिहाज से देखेंगे तो जो हमारे एस्टिमेट्स था 18.2% का, उसके मुताबिक यहाँ पर मार्जिन्स आई है। हालांकि ओवरऑल 19.1% के मुकाबले 18.2% के मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। मुनाफा लगभग 4.5% बढ़कर 3600 करोड़ रुपए पर आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट कंपनी की जो रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस है, जो जितना हमारा एस्टिमेट्स था उसके हिसाब से आती हुई दिखी है 12 से 14% कॉन्स्टेंट करेंसी आय ग्रोथ FY23 के लिए, और साथ ही मार्जिन के लिहाज से 18 से 20% इनकी एक्सपेक्टेशंस है इस वित्तीय वर्ष के हिसाब से। इनफैक्ट LTTS पर भी नजर रखिए, यहाँ पर एज पर एस्टिमेट नंबर आते हुए दिखे हैं, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पर मार्जिन थोड़े से बढ़कर आए हैं, यानी कि 18.6% के मुकाबले 18.7% पर आते हुए दिख रहे हैं। जबकि अन्य IT कंपनियों के अगर आप देखें तो मार्जिन में डिक्लाइन हुआ है। मुनाफे के लिहाज से करीबन 5.25% बढ़कर 262 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, और डॉलर आय के लिहाज से भी 3% से ज्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। इनफैक्ट कंपनी ने 10 करोड़ डॉलर की जॉन टेयर मोबिलिटी के साथ एक डील भी ये जीतते हुए नजर आए हैं। ICICI लोम्बार्ड यहाँ पर मिले जुले नंबर्स हैं। नेट प्रीमियम अर्न जो है करीबन 27% बढ़कर 3317 करोड़ पर आया, और कंपनी का मुनाफा लेकिन लगभग 9.5% गिरकर 312 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। और अंत में टाटा कम्युनिकेशन नंबर्स काफ़ी ज़्यादा खराब आए हैं। इनफैक्ट कंपनी का जो एबिटा है वो लगभग 3% गिरकर 1046 करोड़ पर आया। हमारा अनुमान 1120 करोड़ रुपए का था, और कंपनी की मार्जिन भी लगभग 26% से घटकर 24.5% पर आई है, और मुनाफे में भी 7.5% की गिरावट है। 365 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। हमारा अनुमान 410 करोड़ रुपए का था। तो सभी पैमानों पर टाटा कम्युनिकेशंस के खराब नंबर्स आए हैं।
तो टाटा कम्युनिकेशंस के खराब हैं, एल&टी टेक और एचसीएल के ठीक थे, बट कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज अपने नंबर्स में नहीं आते हुए दिखाए। कैश मार्केट के नतीजे कैसे रहे, आइए इनके बारे में भी जाने आशीष के साथ। आशीष, मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, क्रिस्टल यहाँ पर नतीजे हैं बाजार बंद होने के बाद बहुत ही शानदार नतीजे हैं, क्योंकि आप हर लिहाज से देखें तो ग्रोथ काफ़ी बढ़िया। आय में देखें तो 20% की ग्रोथ है, कामकाजी मुनाफा 38% बढ़ा है। अच्छी बात है कि मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो 26% से बढ़कर 30% हो गए। 7 रुपये का डिविडेंड भी गया। मुनाफे में देखें तो 45% की ग्रोथ है, करीब 122 करोड़ का जो है आंकड़ा आते हुए नजर आए। लेकिन रैलिस इंडिया यहाँ पर नतीजे बहुत ही निराशाजनक है। एक तो एबिटा घाटा किया और ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले साल 8 करोड़ मुनाफे के बदले 14 करोड़ का घाटा दर्ज किया और आय में मामूली 8% की ग्रोथ है। नतीजे कमजोर हैं। साइंट यहाँ पर देखें तो नतीजे बढ़िया नजर आ रहे हैं। टॉप लाइन तो देखें फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर एबिट जो है यानी इनका कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 4% की ग्रोथ है। मार्जिन्स में एक्सपांशन देखने को मिला है और मुनाफे में 17% की बढ़त देखने को मिली है। साथ में 14 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। सास्केन टेक्नोलॉजीज लगभग हल्के फ्लैट और थोड़े से नेगेटिव बायस यानी कमजोर नतीजे कहे जाएंगे, क्योंकि आय में केवल 3% की ग्रोथ है। कामकाजी मुनाफा जो है 2% घटा है, मार्जिन 1% घटे हैं और टोटल मुनाफे में देखें तो 10% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आई है। और साथ में देखें तो 13 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। नतीजों के साथ कुछ दो खबरें भी हैं, ऑटो सेक्टर से खबरें। सबसे पहले आप देखिए टीवीएस मोटर्स यहाँ पर नजर रखिएगा, क्योंकि एक ब्रिटिश ब्रांड है नॉर्टन मोटरसाइकिल, इसमें इन्होंने अप्रैल 2020 में निवेश किया था। अब यहाँ पर अतिरिक्त जो है 1000 करोड़ का पूंजी निवेश करने जा रहे हैं और इसके चलते इनको डाइवर्सिफिकेशन का जो है बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूरा ऑटो पैक भी आज फोकस में रखिए, क्योंकि नितिन गडकरी की तरफ से बयान आया और जिस प्रकार से पूरे देश भर में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक टू में जो है आग लगने की खबर आ रही है, तो इसके चलते इन्होंने कहा है कि कंपनीज को ऐसे फॉल्टी ई व्हीकल जो है वापस करने होंगे और अगर वापस ये नहीं लेते हैं तो इन कंपनीज के ऊपर जो है जुर्माना लग सकता है। तो ऑटो कंपनीज भी अपने रडार पर रखें। बिल्कुल, तो जो ईवीज में रिसेंटली आग लगी है उसकी परेशानी है, सारे ईवी बनाने वाली कंपनीज पर या ईवी से जुड़ी कंपनीज पर आपको रखनी है नज़र। कुछ और खबरें भी हैं और कुछ फंड एक्शन भी हुआ है, कुशल बताएं इसके बारे में। बिल्कुल, तो एनबीएफसीज पर भी आपको देखिए फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई की तरफ से मास्टर सर्कुलर जारी हो गया है एनबीएफसीज द्वारा क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करने पर। इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एनबीएफसीज के क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए इनकी जो नेटवर्थ है वो करीबन 100 करोड़ रुपए से ऊपर होनी चाहिए और साथ ही ग्रामीण बैंक जो है वो स्पॉन्सर बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड भी ला सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है अपडेट आता हुआ दिख रहा है एनबीएफसीज के लिए। रियलटेल कॉर्पोरेशन नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स से इनको लगभग 30 करोड़ रुपए के ये ऑर्डर जीतते हुए नजर आए हैं और ये इमिग्रेशन वीजा और फॉरेन रजिस्टर और ट्रैकिंग के लिए इनको ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, अनिल अग्रवाल साहब का ये बयान आता हुआ दिख रहा है कि वेदांता ग्रुप का कंपनी के तीनों बिजनेस यूनिट यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्क सर्विसेज और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में लगभग 25% हिस्सा बेचने का प्लान है। तो यहां पर फोकस रखिए। एमईपी इंफ्रा 25 रुपए के भाव पर 1 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने को यहां पर मंजूरी मिल गई है। साथ ही कुछ बल्क डील्स हैं मेरे पास, जहां पर बारबेक्यू नेशन, यहां पर दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया जी ने लगभग 2.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 1163 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। सिमिलर प्राइस पर एवरेस्ट फाइनेंस ने लगभग 2.5 लाख शेयर इन्होंने भी खरीदे हैं, पर मेनू प्राइवेट लिमिटेड ने 5 लाख शेयरों की बिकवाली की है। ग्लैंड फार्मा, यहां पर जो इन्वेस्टर है निकोमैन मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने लगभग 54 लाख शेयरों की बिकवाली की है 3200 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और अंत में एचबीएल पावर, यहां पर बैनियन ट्री ग्रोथ कैपिटल ने 18 लाख शेयरों की बिकवाली की है ओपन मार्केट में ऑलमोस्ट 70 रुपीज पर शेयर के प्राइस पर। ये कल भी मैं आपको याद दिला दूं, यहां पर अपडेट आया था कि 70 लाख शेयरों की इन्होंने बिकवाली की थी, ऑलमोस्ट 2.5% स्टेक की। ओके, तो ये है सारी की सारी खबरें और खबरों के दम पर पूरा का पूरा एक्शन, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी ढेर सारी हैं। बिल्कुल सर, जानते हैं इसके बारे में। एफआईआर आशीष के साथ। बताएं आशीष, क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट? देखिए, नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखें तो दिग्गज नेस्ले यहाँ पर नतीजे आए थे कल बाजार के दौरान और यहाँ पर सीएलएसई की तरफ से रिपोर्ट आई है। बिकवाली के राय को बरकरार रखा है। 18,200 की क्लोजिंग है, 16,250 का लक्ष्य दे रहे और मान रहे कि इन्फ्लेशन, कॉस्ट इन्फ्लेशन का असर जो है इनके नतीजों पर देखने को मिला। खास बात यह भी कि मान रहे कि इस भाव पर भी जो है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली भी इनसे सहमत है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और इनसे भी कम लक्ष्य दिया, 15,712 रुपये का लक्ष्य दिया है। और यहाँ पर भी ये मान रहे कि थोड़ी बहुत जो ग्रोथ का आंकड़ा है इनके अनुमान से कमजोर देखने को मिला है। जेफरीज हालांकि होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लेकिन लक्ष्य इन्होंने भी घटाया है, 17,200 से घटाकर 17,000 कर दिया, 18,200 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जो नतीजे आए वो थोड़े अनुमान से कमजोर देखने को मिले। सिर्फ और सिर्फ मैक्वायरी ऐसे हैं जो स्टॉक के ऊपर न्यूट्रल की राय दे रहे हैं
और करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। 19,000 इनका पहला व्यू था, अब हालांकि लक्ष्य घटाकर 18,900 का दे रहे हैं, और लेकिन फिर भी मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है। इसके अलावा HCL टेक दिग्गज है, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा घटा है, 1440 से घटाकर 1360 कर दिया है। और ये मान रहे कि आय का आंकड़ा तो अनुमान से बेहतर है, लेकिन मार्जिन थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन ग्रोथ गाइडेंस जो 12 से 14% की है, सिर्फ एकमात्र इस तिमाही में यही काफी पॉजिटिव देखने को मिला है। नोमिरा देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 1370 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो ICICI लोम्बार्ड, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1500 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1400 रुपए की जो है कल की क्लोजिंग है। और इन्होंने EPS के अनुमान में देखें तो करीब 2 से लेकर 6% की कटौती भी कर दी है। JP मॉर्गन देखें तो इन्होंने भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य इन्होंने भी घटाया, हालांकि ज्यादा नहीं घटाया, 1340 से घटाकर 1310 रुपए कर दिया है। इसके अलावा साइंट यहाँ पर भी फोकस रखेगा, नतीजों का इम्पैक्ट रहेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 900 रुपए के लक्ष्य के लिए। मारुति को अपने रडार पर रखें। अंत में यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 8650 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा आपके लिए फोकस। 900 रुपये का टारगेट, अंडरवेट की रेटिंग 830 पर साइंट। इस वक्त नतीजे के बाद देखते हैं क्या कुछ एक्शन होता है, लेकिन रिपोर्ट्स नेस्ले पर कोई बहुत अच्छी आई नहीं है। किसी में भी टारगेट बढ़ा नहीं, फिर टारगेट तो बढ़ने वाली आजकल रिपोर्ट आती कहाँ है। कटे कम कटे वही काफी रहता है। ना कटे वही काफी है। हाँ, चलिए बढ़िया, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। ओके, आइए हमारे पास एक गुड न्यूज, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स का आज बड़ा दमदार पैनल है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, वो अगले सावाना बाकी 8, ओके, वंडरफुल। और हिमांशु जी पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, ओके। और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं तैयार। चलिए करते हैं पिक ऑफ द डे के साथ शुरुआत, और हर रोज की तरह बंसल जी के साथ शुरुआत नहीं करेंगे। सिमी जी हैं और कोई ऑब्जेक्शन ले भी नहीं सकता कि मैं सिमी जी की तरफ जाकर पहले शुरुआत क्यों कर रहा हूं। तो चलिए पहले पिक ऑफ द डे का भी कुछ। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे, और क्या आपको लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन लेगा मैं आपके साथ पहले शुरुआत कर रहा हूं, भले बंसल जी या कोई और दूसरे एक्सपर्ट पहले आके बैठे हो तो। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे तो नहीं लगता है कि ये ऑब्जेक्शन लेगा। अनिल जी आप जितना भी कोशिश करें, हम लोग का टीम है पूरा, यूनिटी बहुत है, कुछ कहेंगे हम लोग हंसेंगे, किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं देगा। आप राकेश कुछ कहने के लिए कुछ बताना चाह रहा है, बोल नहीं सकते। ये आज का मेरा पिक ऑफ द डे, इसको यूनिटी, सिमी जी नहीं, सिमी जी इसको यूनिटी नहीं कहते, इसको यूनिटी नहीं कहते, इसको डर कहते हैं, आपका खौफ। नहीं, डर नहीं है, डर तो हम लोग सब एक ही आदमी को डरते हैं, वो है आशु जी, वो तो आपको भी मालूम है। डर तो हम लोग सिर्फ आशु जी को ही करते हैं, बस हम किसी से डरते नहीं है। अब प्रिंसिपल आप है, आपसे थोड़ा सा मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, मैं आप सबसे देखिए हंसी कैसे छोटा हो गया। आप प्रिंसिपल के सामने बैठा है ना दीप, ज्यादा हंस नहीं सकते। आज मूड में सबके लिए सिमी जी तो मुझ पे फायरिंग करने लगी। अच्छा, मैं तो सिमी जी आप ही की तरह ज्यादा ऐसा कोई एज में नहीं हूँ, मैं भी खुद स्टूडेंट ही हूँ। मुझे स्टूडेंट ही माने। अच्छा बताइए आपकी पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पूरा ग्लोबल मार्केट्स में एकदम बहुत वीकनेस है, पर उसके बावजूद भी मेरे तरफ से बाई कॉल ही आएगी, और मैं बाई कॉल दे रही हूँ एक दिग्गज में, टाटा ग्रुप में। और टाटा ग्रुप में एक स्टॉक जो कल बैन में था, आज बैन से निकल गया है, टाटा पावर। चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट देखेंगे, देख के लग रहा है कि स्टॉक एक रिवर्सल के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर मार्केट का वीकनेस के साथ, टाटा पावर में थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ ओपनिंग होता है, 255, 254, 253 कहीं पे भी ओपन होता है, तो 249 का स्टॉप लॉस के साथ टाटा पावर को खरीदने का सलाह होगा। और टाटा पावर में जो मैं टारगेट दे रही हूँ वो आज ही के आज हासिल होगा ऐसा मैं नहीं सोच रही हूँ। हो सकता है ये स्टॉक मेरा नेक्स्ट वीक का पिक ऑफ द वीक भी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जितना फॉल आया है उसका 50% रिट्रेसमेंट आएगी, और उसका टारगेट होता है 270। तो मेरा पहला टारगेट 263, ये टारगेट तो आज ही हासिल हो सकता है अगर बाद में मार्केट रिकवर करेगा तो।
263 का पहला टारगेट, 267 का दूसरा, तीसरा होगा 272। ये तीनों टारगेट्स के लिए टाटा पावर को खरीदने का सलाह होगा। डिस्क्लोजर ये है कि ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है, बाकी आप लोग देख लीजिए ओपनिंग के बाद। ओके ठीक बात है। तो टाटा पावर में खरीदारी करने की राय है इस वक्त सिमी जी की तरफ से। आइए बंसल जी से जान लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। ज़्यादा इंतजार नहीं करना है बंसल जी, एक ही एक्सपर्ट आपके पहले लिया है, बाकी तो नंबर 1 आप ही है, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अनिल जी। एक जमाना था जब सब मेरा नंबर बाद में आता था, जल्दी जल्दी नंबर आता है तो अनिल जी दिक्कत होती है। मतलब कि अनिल जी, हम तो साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, वो चाहते नहीं है कि उनके बच्चों के नाम ए से शुरू हो। हालांकि मेरे बेटे का नाम ए से शुरू होता है, क्योंकि साइंस वाले होते हैं अनिल जी, वाइवा में ए वाले बच्चों का नाम पहले आता है। हाँ। तो अनिल जी, आपको भी मेरे ख्याल से जो पिक ऑफ द डे है ना, अल्फाबेटिकली शुरू करना चाहिए तो मेरा नंबर लेट आएगा आराम से। टाइम मिलता है अनिल जी तो अल्फाबेटिकली कर सकते हैं ठीक, वैसे जैसे कल मैंने ट्वीट किया था ना कि नीचे से कौन फर्स्ट आएगा, हम जेड से शुरू करेंगे वो बंसल जी फिर क्या करेंगे आप, हम जेड से शुरू करते हैं, उल्टा कर देंगे, उसमें क्या है। चलिए आज तो आपका नंबर आ ही गया है, पहले बताएं जरा। देखिए अनिल जी, यूएस मार्केट डाउन है तो कठिन समय में हमेशा मैं जाना चाहता हूं अपोलो हॉस्पिटल के साथ। अपोलो हॉस्पिटल है मेरा पिक ऑफ द डे। 4750 4750 है स्टॉप लॉस, 5045 5045 है टारगेट। अपोलो हॉस्पिटल है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके अपोलो, लेकिन ये पिक ऑफ द डे खरीदने की है कि बेचने की है? नहीं अनिल जी, बाय करना है। हाँ वो बताया नहीं आपने, इसलिए मैंने कहा पूछ लेता हूँ। वैसे लेवल से तो समझ में आ रहा है खरीदना चाहते हैं, बाद में कह रहे मैंने तो बोला था खाली पिक ऑफ द डे दे, मैंने ये थोड़ी बोला था बाय करना है या सेल करना है। सुमित जी वाला है ना सिस्टम, ध्यान रखना है ना। अच्छा सुमित जी गुड मॉर्निंग, किस पे ध्यान रखना है बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी देखिए, मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा आज, और ऐसा लगता है कि आज पूरे दिन दबाव ही रह सकता है। इसके लिए सेल साइड का पिक है मेरे पास। तो नौकरी के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है पिछले 7 दिनों से, और कल और परसों जो मार्केट्स के अंदर उछाल आया, उसके अंदर नौकरी के अंदर कुछ बड़ा उछाल देखने को मिला नहीं है। तो नौकरी के अंदर बिकवाली करें। 4650 के आसपास का कल का क्लोजिंग है। 4700 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। 4580 से लेकर 4550 ये लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा नौकरी के अंदर। ओके इन्फो एज में करें बिकवाली, ये राय सुमित जी की तरफ से। कुणाल जी बताएं सर, आपको क्या पसंद है आज के लिए? अनिल जी, प्रधानाचार्य महोदय को प्रणाम, और अनिल जी सारे विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। जी दीप आपको कुछ कह रहे हैं? अनिल जी आप खरीदारी की राय है। ये प्रधानाचार्य को प्रणाम जब या तो भसीन साहब आए या आशु जी आए या बग्गा साहब आए तब रखिएगा। मैं भी आपकी तो विद्यार्थी वाला प्रणाम स्वीकार है। बताएं सर। अनिल जी देखिए, अनिल जी देखिए समय खराब है, तो ऐसे में अनिल जी दिग्गज शेयर रिलायंस के साथ जाएंगे। कल भी मैंने और राकेश जी ने इस पर खरीदारी की राय दी थी। रिलायंस में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, और आज अगर बाजार नीचे खुलेगा तो रिलायंस भी थोड़ा नीचे आपको मिल जाएगा, तो उन स्तरों पर बाय करके चले। एक बड़ा सपोर्ट 2740 पर रिलायंस पर अब कायम हो चुका है, तो 2740 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, गिरावट में बाय करें, और 2825 पहला टारगेट होगा रिलायंस के लिए। इवेंचुअली 2850 तक जाना चाहिए, तो रिलायंस पर खरीदारी करें। ओके रिलायंस से मजबूत खरीदारी करने की राय। आइए जानते हैं हिमांशु जी से उनकी पसंद का शेयर आज के लिए। बताएं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कि ये बाजार कैश मार्केट के स्टॉक्स में ढेरों अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वॉलेटाइल बाजार है, लेकिन कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में जो ब्रेकआउट्स हैं वो मटेरियलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं, और फॉलो अप बाइंग भी उनमें आती है। तो ऐसा ही अनिल जी कैश सेगमेंट का स्टॉक मुझे आज के लिए पसंद है। स्टॉक का नाम है ऑन मोबाइल ग्लोबल। मेरा मानना है अनिल जी, ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद एक नेक्स्ट लेग ऑफ ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार है। कल का क्लोजिंग 165 रुपए के आसपास है। आज वीक ओपनिंग के चलते 160 162 रुपए तक अगर मिलता है, वहां पे खरीदारी करके चलेंगे। 154 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अपसाइड में जी पहला टारगेट रहेगा 174 का, 174 रुपए का, और अगर आज वीकली क्लोज उसके ऊपर मिल जाता है अनिल जी, तो ये मेरी तरफ से एक स्पेशल भी खरीदारी की रिकमेंडेशन रहेगी, जिसको होल्ड करेंगे हम 210 से 220 रुपए तक के टारगेट्स के लिए, जो कि बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं।
ये भी हमारा SIP स्टॉक रहा हुआ है 120 रुपए के आसपास, जहाँ तक मुझे याद रिकमेंड किया, तो उसके बाद 175 हुआ, वापस से 100 भी आया नीचे में, 100 से वापस 165 भी हुआ है। तो लगातार ये आपको ट्रेडिंग के मौके देता है, लेकिन अब बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हिमांशु जी के हिसाब से चार्ट्स पर आती हुई दिख रही है। ऑन मोबाइल ग्लोबल 154 के स्टॉप लॉस के साथ। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर वॉलेटाइल मार्केट्स में कैश स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी कमेंडेबल रहा है एंड वहाँ पर हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स SPL मिड कैप शो में भी कवर किए हैं। उसमें से ही मैंने वापस एक बार चुना है वेल्सपन कॉर्प को। पिछले हफ्ते हमने इसे अराउंड 190 लेवल के आसपास रेकमेंड किया था लॉन्ग टर्म के लिहाज से 280 के टारगेट के लिए, बट जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न से ब्रेकआउट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में भी जो मोमेंटम बना है वो मोमेंटम काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड अभी भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 200 के आसपास का। डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 210 एक बहुत ही बढ़िया लेवल होगा अगर ये पुल बैक मटेरियलाइज हो जाता है तो। शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 235 का एंड मुझे लग रहा है 255 तक भी ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। सो खरीदारी करनी है वेल्सपन कॉर्प के स्टॉक में। 200 का लगाना है स्टॉप लॉस, 235 का टारगेट। ओके, 235 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। वेल्सपन में 217 बंद हुआ, 210 के आसपास एंट्री करने को मिले तो बहुत ही बेहतर है। आइए सिद्धार्थ जी से जानते हैं उनकी पिक ऑफ द डे। बताएं सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। पिक ऑफ द डे के लिहाज से एकदम लजीज पिज्जाज आएंगे और जुबिलेंट फूड पे खरीदारी की राय। टारगेट होगा 668 का। मैं मानता हूं कि चेंज ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है आने वाले समय के लिए। तो मीडियम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर एक आध महीने की बात करें तो जुबिलेंट फूड मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम साबित हो सकता है यहाँ पे, और आज के लिए भी मैं मानता हूं कि एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है जुबिलेंट फूड 668 के टारगेट के। कुणाल जी एक जरा राय दीजिए, ये जुबिलेंट फूड पे नहीं, चार्ट्स के हिसाब से नहीं, सिद्धार्थ जी पे राय दीजिए। ये जब भी पिक देते हैं ना, बड़ा मतलब बड़ी उम्मीदें जगा देते हैं, ऐसे ऐसे मतलब अरमान जगाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस कुछ अच्छा होने वाला हमारी लाइफ में। सीमेंस देंगे तो बताएंगे जर्मनी ले चलेंगे, टाटा कॉफी देंगे तो कुछ वैसा बताएंगे, जुबिलेंट में लजीज पिज्जा आ रहा है। तो किधर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, किसको आ रहा है, जर्मनी कब जाएंगे पता नहीं, इनका क्या किया जाए। अच्छा, पहले सिद्धार्थ जी को नेचुरल जस्टिस के तहत बोलने का मौका दिया। ये एक मिनट पहले सिद्धार्थ जी, हाँ आप अपनी तरफ से रख दीजिए, फिर से कुणाल जी आपको मौका देंगे। अनिल जी, बिरयानी भी आई थी केयर के टाइम पे, आपको ऑफिस में भिजवाई थी। वो डिलीवरी बॉय कहीं अटक गया, पहुंच नहीं पाया। कौन से किससे कारण ये भाई साहब, ये आजकल मतलब कहाँ वो स्विगी 10 मिनट में पहुंचाने की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे पहुंच नहीं पाया। कुणाल जी आप बताइए। अनिल जी देखिए, आप कहते हैं कि आप राजनीति में आएंगे। अनिल जी, हम में से अगर कोई राजनीति में आएगा तो सिद्धार्थ सेडानी जी हैं। अनिल जी ऐसे सब्ज बाग दिखाते हैं, हाँ। ऐसे सपने दिखाते हैं अनिल जी, तो असली वायदे तो ये सेडानी साहब कर रहे हैं। अनिल जी, इनको राजनीति में भेजना चाहिए। भगवान, पता चला। एक चीज कहना चाहूंगा। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, बाजार मतलब सपने देखना और सपने को पूरा करना, हाँ। तो इसीलिए तो सही जगह पे बैठे हैं, सपने दिखाते हैं, सपने पूरे करवाते हैं। हाँ वो तो ठीक है, वो पैसा कमाने वाले हैं, आप तो घूमने फिरने खाने पीने वाले सपने वो दिखा। चलो कोई बात नहीं, किसी दिन पकड़ा जाएगा एकदम ये। चलो ये भी इस पे अच्छा, एक मिनट, एक और स्टॉक है जिसपे मुझे एक बार ओपिनियन लेनी सिद्धार्थ जी की। मेरे ख्याल से सिद्धार्थ जी की लिस्ट में रहा है वो L&T टेक्नोलॉजी सर, रिजल्ट L&T टेक्नोलॉजी के क्या कैसे दिख रहे हैं L&T और HCL टेक के रिजल्ट सिद्धार्थ जी? IT कंपनियों में अभी तक कहीं कोई मजा आते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन इन्हें कैसे देखेंगे आप? अच्छे, खराब, न्यूट्रल दोनों ही कंपनियों के रिजल्ट बताएं। देखिए अनिल जी, मैं तो मानता हूं कि एक ढंग के नंबर्स है, न्यूट्रल नंबर्स है। ऑल्दो बहुत बड़े फायरवर्क्स LTTS तो मुझे थोड़ा ज्यादा बेहतर लगा नंबर्स मुकाबले में HCL टेक के, पर मैं मानता हूं कि टेक महिंद्रा भी एक है जिसके ऊपर मैं ध्यान देना चाहूंगा। माइंडट्री के नंबर्स जो आए थे, जो ठग गए बाजार की गिरावट में, पर इसके नंबर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। हालांकि इन्फोसिस ने तो डेफिनेटली बहुत बड़ी निराशा दी है, बट मैं ये अभी तक जितने नतीजे आए हैं इसमें से अगर पिक एंड चूज करना चाहूं तो वो होगा माइंडट्री। मुझे बहुत बेहतरीन लगे नतीजे, फॉलोड बाय टाटा एलेक्सी।
ओके, तो माइंडट्री और टाटा एलेक्सी इन दोनों के नतीजे अच्छे रहे हैं। हालांकि मिड कैप आईटी में हमने देखा है अच्छे हो नतीजे या खराब, स्टॉक्स ज़्यादातर नेगेटिव रिएक्शन ही दे रहे हैं। देखते हैं आज HCL टेक और LTTS नतीजों खुलने के बाद कैसी मूव दिखाएंगे। ICICI लोम्बार्ड ये भी अपने नतीजों पर रिएक्ट करने वाला है, इसके भी नतीजे आते हुए दिखे थे। सचिन जी इसके चार्ट देखें ICICI लोम्बार्ड। ओके, थोड़ा जी हाँ। जी दीपांशु, जी सर बताएं। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है कल के सत्र में एंड वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर चुका है काउंटर। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो फिलहाल मोमेंटम बना है वो मोमेंटम जरूर एक्सटेंड होना चाहिए। 1450 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक में, तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए यहाँ से लगभग अराउंड 1375 पे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड डिक्लाइन अगर मिलते हैं तो डिक्लाइन में खरीदारी करने की ही सलाह होगी 1450 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए ICICI लोम्बार्ड। टाटा कम्युनिकेशंस, कुणाल जी नतीजों पर रिएक्ट करेगा, इस पर राय सर? देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर रहा है दीपांशु, स्टॉक में कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है, नीचे के लेवल्स पर एक बेस बना है और एक पैटर्न भी तैयार हुआ है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। तो यहां पर अगर 1320 के ऊपर स्टॉक निकलता है, एक ब्रेकआउट आता है, तो टाटा कम्युनिकेशन में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो मेरी राय में नजर रखनी चाहिए, वेट एंड वॉच करें। 1320 के ऊपर जैसे स्टॉक एक ब्रेकआउट देता है तो वहां खरीदारी की राय। ओके, तो यह है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस जहां पर आपको रखनी है नजर। देखते हैं किस तरह की मूव आज आती हुई दिख सकती है। रैलिस इंडिया, सिमी जी इसके चार्ट जरा देखें, नतीजे थोड़े कमजोर आते हुए दिखे थे, चार्ट्स क्या कहनी है इसकी? दीपांशु चार्ट खराब नहीं है। अगर नतीजे के लिहाज से कोई करेक्शन इसमें आता है तो 265 270 ये एक सपोर्ट रेंज होगा जहां पे मुझे लगता है कि वापस बाइंग देखने को मिल सकती है। तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करने का सलाह 265 270 ये सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। 250 के नीचे स्टॉप लॉस होगा और आने वाले 1-2 महीने में स्टॉक में 295 से 310 तक जाने का पूरा उम्मीद है। तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करने का सलाह होगा। ओके, लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें, यह है आपके लिए रैलिस इंडिया जिस पर रखनी है आपको नजर। सैस्केन टेक, हिमांशु जी इसके चार्ट जरा देखें, यहाँ पर भी कमजोर नतीजे आपको आते हुए दिखे, मुनाफा भी गिरा है, चार्ट्स क्या कहते हैं इसकी? दीपांशु माफ कीजिएगा, आपने सैस्केन का नाम लिया? जी हिमांशु जी, सैस्केन टेक। जी बिल्कुल दीपांशु, देखिए कमजोर चार्ट है, ऑलरेडी काफी समय से करेक्शन में है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक रिबाउंड जिसको बंसल जी डेड कैट बाउंस बोलते हैं तो आता हुआ नजर आया था कुछ हफ्तों पहले, और उसके बाद वापस से स्टॉक मुझे लगता है कि एक अपना डाउन साइड जो डाउन ट्रेंड है वो रिज्यूम करता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी यहाँ पर गिरावट पर भी अभी फिलहाल खरीदारी से बचें, और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 700 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, तो 700 तक के लेवल सैस्केन में आ सकते हैं, दूर रहें इस स्टॉक से, ये आपके लिए राय आ रही है। साइंट, सचिन जी अच्छे नतीजे आए थे मिड कैप आईटी की अगर बात करें, यहाँ पर इनफैक्ट वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो मार्जिन एक्सपेंशन दिखा रही हैं। साइंट का चार्ट क्या कहता है? दीपांशु यहाँ पर लगातार गिरावट के बाद वापस कल के सत्र में एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन हुआ है एंड काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट लेवल के आसपास ये एस्टैब्लिश हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 800-810 का लेवल आज डिफेंड हो जाता है तो स्टॉक बढ़िया रिकवरी के लिए पोजीशनड है। लगभग 920 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है, तो ये पुल बैक अगर हो जाता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली होनी चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 810 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है आपके लिए साइंट पर राय। सुमित जी, क्रिसिल मजबूत नतीजे आते हुए दिखे, 20% आई की ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन रहा है, मुनाफा 45% बढ़ा है। चार्ट्स पर क्रिसिल क्या कह रहा है सर? पिछले 6 महीने का ट्रेंड और दीपांशु पॉजिटिव भी रहा है और लास्ट 5-7 दिनों में ऊपरी लेवल से गिरावट आके वापस से पुल बैक बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। तो स्टॉक के अंदर अगर कोई भी डिप आता है छोटा मोटा 50 रुपए का या 80 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 3350, 3350 और 3400 लेवल्स आने वाले दिनों में क्रिसिल में देखने को मिल सकता है, तो पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। एंड क्रिसिल ऑफ कोर्स काफी एक्टिवली रहता है सिद्धार्थ जी के भी रेडार पर। सिद्धार्थ जी, क्रिसिल दमदार नतीजे सर? बिल्कुल दमदार नतीजे। दीपांशु थोड़ा याद करा दूं, पिछले हफ्ते क्रेडिट से बेनिफिट का जो सिप की सिप थी इसमें क्रिसिल था, कल एसपीएल मिड कैप के लॉन्ग टर्म स्टॉक आइडिया में क्रिसिल था, और अभी भी मैं मानता हूं कि रिसर्च और रेटिंग में एक नंबर कंपनी है क्रिसिल। 4000 रुपए के टारगेट के लिए आपको जरूर खरीदना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और अगर भारत को बढ़ना है आगे तो क्रिसिल का तो रेटिंग जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं मानता हूं कि क्रिसिल पे खरीदारी की राय 4000 के टारगेट पे।
ओके तो क्रिसिल 4000 का टारगेट फंडामेंटली टेक्निकली दोनों लिहाज से देखें अच्छा लग रहा है। कल 7.5% उछल कर डेज हाई पर काउंटर बंद हुआ था।